हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक हमने 14 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हमारा 15 पार्ट है आपकी स्क्रीन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्री एक्लेम्पशिया इज करेक्टराइज्ड बाई। अब ये प्री एक्लेम्पशिया के ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि ऑप्शन गाइनी से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। अब देखो, प्री एक्लेम्पशिया क्या कंडीशन है, कौन सी डिजीज है। ऑप्शंस को देखते हैं। क्या प्री एक्लेम्पशिया में हाइपरटेंशन होता है, फीवर होता है? क्या हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया होता है? या क्या एडिमा, सिर्फ एडिमा होता है? या कन्वर्जन ही सिर्फ होता है? तो चार ऑप्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने प्री एक्लेम्पशिया पढ़ा होगा तो बेसिक डेफिनेशन से ही ये क्वेश्चन आया है। कोई मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं, फिर मैं इसको, आप टेंशन नहीं करो, मैं उसको अच्छे से डिफाइन भी करूंगा और भी प्री एक्लेम्पशिया से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो सारे मैं आपको बता दूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे प्री एक्लेम्पशिया के वो भी यहीं पे कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर है आपका हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया। ठीक है, हाइपरटेंशन होती है और साथ में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया क्या हो गया, बेसिकली प्रोटीन में यूरिया की प्रेजेंस। ठीक है, सॉरी, यूरिन में प्रोटीन। यूरिन जब हम यूरिनेशन पास आउट करेंगे उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन एब्सेंट होता है, बिल्कुल मिनिमल अमाउंट का होता है, बट प्रोटीन नहीं होता। अब देखो, और क्या प्री एक्लेम्पशिया पे और भी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। सबसे पहले हम प्री एक्लेम्पशिया को ही डिफाइन करते हैं। पहले हम प्री एक्लेम्पशिया की डेफिनेशन देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको भी यहीं पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया प्री एक्लेम्पशिया होता क्या है? तो देखो, प्री एक्लेम्पशिया इसमें हम लिखेंगे, ये क्या होता है, ये बेसिकली हाइपरटेंशन होती है इसमें। ठीक है, न्यू ऑनसेट होता है इसमें हाइपरटेंशन का। तो आप ऐसे लिखो, न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन, न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस। ठीक है, कब होता है? तो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जब 20 वीक्स हो चुके होंगे गेस्टेशन को, उसके बाद अगर हाइपरटेंशन हुई, दो सिम्टम्स हैं इसके मेन, हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्री एक्लेम्पशिया। यहां पे आप एक चीज को समझोगे, इसी से चीज निकलती है एक्लेम्पशिया। ठीक है, प्री को हटा के देंगे तो एक्लेम्पशिया आ जाता है। एक्लेम्पशिया क्या हो गया, उसमें बस सिर्फ इतना याद रखना है आपने कि हाइपरटेंशन तो होती है, हाइपरटेंशन होती है, प्रोटीन यूरिया होता है, साथ में उसमें क्या जुड़ जाएगा, सीजर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम एक्लेम्पशिया बोलते हैं। आगे मैं उसको डिस्कस करूंगा, आगे उस पर अगर क्वेश्चन आया तो उसको भी बता दूंगा। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि बीपी कितना, हाइपरटेंशन तो है कितना, तो याद रखना ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 140/90 mmHg। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब प्रोटीन यूरिया की वैल्यू भी कभी कभी पूछता है, तो वो भी कर देते हैं। प्रोटीन यूरिया कितनी वैल्यू है इसकी, मोर देन और इक्वल टू 300 mg/24 आवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू बताऊं तो नॉर्मल कितना होता है ऐसे, नॉर्मल अगर हम देखें तो नॉर्मल याद रखना लेस देन 150 mg/24 आवर, ये नॉर्मल वैल्यू। और नॉर्मल कितना होता है बीपी आपका, तो सबको पता होगा 120/80 mmHg। और 120 कौन सा हो गया, सिस्टोलिक, एंड 80 कौन सा हो गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या और भी कुछ पूछेगा? तो हाँ, सीवियर एक्लेम्पशिया पे क्वेश्चन आता है। क्या होता है सीवियर एक्लेम्पशिया, यहीं पे सब चीज़ें, यहीं पे सारी चीज़ें हम कर देंगे कवर। तो चलो नेक्स्ट लिखो, सीवियर प्री एक्लेम्पशिया। सीवियर प्री एक्लेम्पशिया, ठीक है, क्राइसिस, या इसका क्राइटेरिया अगर हम देखें, सीवियर प्री एक्लेम्पशिया का क्राइटेरिया क्या है, तो याद रखना इसमें जो बीपी होगा वो कितना बढ़ जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 160/110। ठीक है, mmHg। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, प्लेटलेट्स का काउंट भी कम हो जाता है। प्लेटलेट्स जो हैं कितने होंगे, लेस देन 1 लाख। जबकि ये कितना नॉर्मल, अच्छा इसकी वैल्यू भी लिख रहे हैं,
कितना होता है ऐसे नॉर्मल अगर हम प्लेटलेट देखें तो नॉर्मली कितना होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, ठीक है, और 1 लाख से भी कम हो जाएगा प्लेटलेट्स का काउंट। और भी कुछ होता है क्या इसमें, और इसमें क्रिएटिनिन भी होता है, बट ये क्रिएटिनिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं। सीरम क्रिएटिनिन की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 1.1 mg पर DL बढ़ जाता है, ठीक है। ये बात थी किसकी, प्री एक्लेम्पशिया की। अब हम इसी में एक्लेम्पशिया को भी देख लेते हैं ना, अब हम इसी में एक्लेम्पशिया को भी देख लेते हैं। एक्लेम्पशिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको यहीं पे देख लेंगे। एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया में क्या है, एक्लेम्पशिया को सीधा आपने शॉर्टकट में याद रखना है। आपने प्री एक्लेम्पशिया पढ़ लिया, प्री एक्लेम्पशिया प्लस सीजर, बस इतना सा। प्री एक्लेम्पशिया और उसमें सीजर्स आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्लेम्पशिया। क्या पूछता है प्री एक्लेम्पशिया में हमको पूछता है ड्रग ऑफ चॉइस, DOC लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप अभी लिख रहे हो, ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। JKSS में तो आएगा ही आएगा, ऐसे भी आता रहता है क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं है। तो याद रखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। कभी कभी MgSO4 के रिजीम से भी क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं कैसे देते हैं, क्या करते हैं। देखो MgSO4 रिजीम क्या है, कैसे देते हैं, तो याद रखेंगे इसका एक लोडिंग डोज होता है, लोडिंग, ठीक है, लोडिंग डोज होता है, वो कितना होता है 4 ग्राम, ठीक है। क्या देते हैं, ये IV देते हैं, ठीक है, IV, और साथ में 10 ग्राम देते हैं, लेकिन ये जो 10 ग्राम होता है ये IM देते हैं हम, ठीक है, इंट्रावीनस एंड इंट्रामस्कुलर, ठीक है, ये याद रखेंगे लोडिंग डोज में। अच्छा, ये जो 10 ग्राम IM है ये कैसे देते हैं हम, इसको देखेंगे, ये हम 5 ग्राम ईच पटेक्स, एक पटेक पे 5 ग्राम, एक पटेक पे 5 ग्राम, तो हो गया ना 10 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे देते हैं ये, और लोडिंग डेज हो गया। और उसके बाद मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज की अगर मैं बात करूं तो कितना देंगे, 5 ग्राम देंगे, ठीक है। 5 ग्राम IM देते हैं, कितने, एवरी 4 आवर, ठीक है, जब तक नॉर्मल कंडीशन ना हो जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं, इसकी कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो टॉक्सिसिटी के साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है हमको एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं टॉक्सिसिटी के साइंस भी। टॉक्सिसिटी साइंस क्या है, टॉक्सिसिटी के साइंस, तो याद रखेंगे लूज ऑफ या लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, ये सबसे पहला साइन है, याद रखना, फर्स्ट साइन। डीप टेंडन रिफ्लेक्स गायब हो जाएगा, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी। डीप टेंडन, इसीलिए जब भी हम MgSO4 देते हैं तो हम टेंडन रिफ्लेक्स को चेक करते रहते हैं, उससे हमको टॉक्सिसिटी का पता चलता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अच्छा, अगर आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स नहीं पता, इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्योंकि सबको नहीं पता होता, तो लिख लेते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता क्या, बेसिकली ये इनवॉलेंट्री जो है, ये एक इनवॉलेंट्री जो आपकी मोनोसिम्पैथेटिक मसल्स होती हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है, मोनोसिम्पैथेटिक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जब हम टैप करते हैं उसके ऊपर, जैसे बाइसेप के ऊपर टैप करते हैं, एंकल के ऊपर टैप करते हैं ना, आपने देखा होगा टैपिंग करते हैं और अचानक से बाइसेप के एक टेंडन पे आप टैप करोगे तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। वैसे ही आप एंकल पे भी देखोगे, है ना, ट्राइसेप पे भी देखोगे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इसी को क्या बोलते हैं, ये लूज हो जाता है MgSO4 में, क्लियर। और साथ में दूसरा क्या है टॉक्सिसिटी का साइन, तो दूसरा है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में याद रखेंगे कितना, लेस देन 12 पर मिनट, सिर्फ 12 से भी कम ब्रीथ लेते हैं हम पर मिनट, ठीक है। और यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 30 ml हो जाता है पर आवर, ठीक है। तो ये क्या थी, ये टॉक्सिसिटी के साइंस थे, किसकी टॉक्सिसिटी, MgSO4 की टॉक्सिसिटी। अब अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या हमें तो एंटीडोट भी देना पड़ेगा, तो एंटीडोट हम क्या देते हैं, देखो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, टॉक्सिसिटी भी देख लिया, अब एंटीडोट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो एंटीडोट भी देख लेंगे।
एंटीडोट क्या है? एंटीडोट हम क्या देते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना देते हैं? 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसी को हम शॉर्ट में अलग से लिखेंगे ब्रैकेट में, 10 ml। कैसे देंगे? IV देंगे स्लोली, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है कि इसका एंटीडोट क्या होता है। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? अभी हमने प्रीएक्लेम्पशिया के बारे में देखा। प्रीएक्लेम्पशिया क्या होता है? तो देखो, प्रीएक्लेम्पशिया में हमने देखा कि हाइपरटेंशन होता है। कब होता है? 20 वीक्स के बाद ये गेस्टेशन में देखा जाता है। 140/90 ये हाइपरटेंशन का हो गया। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन प्रेजेंट होता है यूरिन में। सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया भी देख लिया हमने, और इसके साथ में हमने इसका जो एक्लेम्पशिया भी देख लिया। एक्लेम्पशिया में हमने देखा कि प्रीएक्लेम्पशिया बस सीजर जोड़ना है तो मतलब एक्लेम्पशिया बन जाता है। इसमें हम क्या देते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड होता है। MgSO4 के रिजीम को हमने देखा, 4 ग्राम IV देते हैं, 10 ग्राम IM देते हैं, और 5 ईच प्रोटेक्स में देंगे। मेंटेनेंस इसकी डोज कितनी होगी? 5 ग्राम जो है IM देते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ मेंटेनेंस डोज IM देंगे IV, तो याद रखना IM देंगे, ठीक है। मतलब जो ये चीजें मैं लिख रहा हूँ ये PYQ से ही चीजें निकाली गई हैं। आपको इन चीजों को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और इनके बीच से खुद से क्वेश्चन बनाओ और खुद से खुद को आंसर करो, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाएं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। टॉक्सिसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। टॉक्सिसिटी के साइन क्या होंगे? सबसे पहले सबसे फर्स्ट साइन जो होता है इसका डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको शॉर्टकट में DIR भी लिखते हैं, ठीक है। डीप टेंडेंट DTR, ठीक है। डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, यूरिन आउटपुट लेस देन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लॉस ऑफ डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स है। अब जब टॉक्सिसिटी हो गई तो हम उसको एंटीडोट भी देंगे, और वो एंटीडोट क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा। 10% 10 ml स्लोली देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। और क्या और भी कुछ देंगे? तो हाँ, और क्या देंगे? तो एंटी हाइपरटेंसिव क्योंकि ये ब्लड, ये क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, BP भी तो बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या देंगे? चलो है तो इसको यहीं लिख देते हैं। और क्या देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। कब? प्रेगनेंसी में। अब मैं एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी क्यों लिख रहा हूं ये इतना हेडिंग डाल के? क्योंकि क्वेश्चन बनता है, याद रखना। कौन सा देंगे? लेबिटालोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भी कुछ देंगे? हाँ, निफाइडिपान भी देते हैं, ठीक है। निफाइडिपाइन भी देते हैं। और क्या देते हैं? मिथाइल टोपा। बट मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं कौन सा? लेविटालोल को यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर। और अब क्या क्वेश्चन आ सकता है और एक्लेम्पशिया से? एक्लेम्पशिया में क्या क्या देख लिया। और क्या क्वेश्चन आ सकता है एक्लेम्पशिया से? एक्लेम्पशिया से एक चीज वो और पूछ सकता है आपको, मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछ सकता है एक्लेम्पशिया का। तो लिखो मोस्ट कॉमन सिम्टम। मोस्ट कॉमन सिम्टम की बात करूं अगर मैं एक्लेम्पशिया की, तो वो क्या है? वो हेडेक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? हेडेक है, ठीक है। क्लियर। अब जब एक्लेम्पशिया की कंडीशन आ गई है तो क्या करेंगे अब हम? मतलब प्रेगनेंसी है, उसमें अब एक्लेम्पशिया की कंडीशन आ गई तो हम क्या करते हैं? याद रखना, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमेशा रहता है डिलीवरी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पे जो क्वेश्चन आता है उसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका क्या आएगा? डिलीवरी। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा कहना है, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि टॉपिक वाइज उठाया जाए चीज़ों को, तो अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ टॉपिक्स को जो मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट्स होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनके ऊपर ही क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि अभी तक जो मैं MCQ सेशन करवा रहा हूँ, मैं एक मिक्स MCQs, उसमें कम्युनिटी के भी होते हैं, फंडामेंटल के भी होते हैं, OBG के भी होते हैं, है ना। तो सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट लगता है हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब कुछ लेक्चर्स हम ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ लेक्चर प्रिसाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही बेस्ड हो, उनके ऊपर ही क्वेश्चन करवाए जाएं, तो इसके ऊपर भी हम प्लान कर रहे हैं। बट अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर आपने एक्लेम्पशिया में और ये नहीं बताया, या प्रीएक्लेम्पशिया में और भी बहुत सारी चीजें थी, देखो यहाँ पे हम MCQ सेशन कर रहे हैं, बट फिर भी मैं MCQ सेशन में डायरेक्टली और उस तरह से नहीं बता रहा कि ये जिस तरह से होता है MCQ सेशन, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है और ये आपका करेक्ट आंसर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को ही पकड़ के उनको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद जो आपके ऑप्शंस होते हैं, वो हम 4 के 4 ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एफर्ट भी लगता है
और साथ के साथ इसमें आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो उस एक क्वेश्चन को करते करते ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जान पाते हो। मतलब आप इतना समझ लो कि यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन किया तो सीधा इंटू 10 हो गया, ठीक है। मतलब 10-15 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ये 10-15 में बहुत कम बोल रहा हूँ, जो बच्चे पीछे से फॉलो करते हैं उनको पता चल रहा होगा कि किस लेवल का कंटेंट उनको दिया जा रहा है। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की अगर मैं एक्लेम्पशिया की बात करूं तो वो क्या है, वो डिलीवरी आ जाता है। और भी कुछ पूछ सकता है इसमें, तो हाँ सीजर आते हैं प्री एक्लेम्पशिया में अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्लेम्पशिया। ये लाइन ही लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सीजर, कभी कभी डायरेक्ट ये लाइन पूछते हैं फिलअप करके, सीजर इन एक्लेम, या ऐसे लिख देगा सीजर इन प्री एक्लेम्पशिया डैश, ठीक है। सीजर इन प्री एक्लेम्पशिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लेम्पशिया। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लेम्पशिया। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्या क्या था क्वेश्चन में हमारे पास इसने पूछा था प्री एक्लेम्पशिया के बताओ करेक्टर, तो हमने बता दिया हाइपरटेंशन होती है और साथ में प्रोटीनूरिया होता है। अच्छा, हाइपरटेंशन क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया सिंपली ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है। फीवर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर ऊपर चले जाए उसको हम फीवर बोलते हैं। और फीवर को और भी हम क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं। फीवर के और भी टाइप्स होते हैं, रिलैप्सिंग फीवर है ना, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फीवर, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। उसके बाद एडिमा अगर मैं बताऊं आपको, हाँ चलो एडिमा को भी यहीं पे निपटा देते हैं। देखो आई ना चीज़ें सामने फिर से, तो यहाँ निपटाने वाली चीज़ें आ गई हैं। एक हम एडिमा को भी मैं यहीं निपटा दूंगा और मैं कन्वर्जन भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कन्वर्जन होता क्या है, चलो पहले कन्वर्जन को समझते हैं, फिर एडिमा साथ साथ दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले कन्वर्जन समझाता हूँ मैं आपको। चलो देखो अब आ रही हैं चीज़ें पास में, तो इनको निपटा देते हैं। दो चीज़ें हमारे पास, कन्वर्जन और एडिमा, यहीं पे निपटाते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन। कुछ लोग कन्वर्जन और सीजर को सेम समझते हैं, बट ये सेम नहीं होता है। अभी मैं इसका लिखवाता हूँ आपको डेफिनेशन, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कन्वर्जन क्या हो गया, कन्वर्जन आर सडन, ठीक है, सडन एकदम से, इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में, हमारी विल से नहीं, एंड रैपिड, ठीक है, रैपिड मसल कंट्रैक्शन, muscle contractions causing uncontrollable shaking, ठीक है, often associated with seizure। इसको हम सीजर के, मतलब सीजर के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, एवरी कन्वर्जन आर सीजर बट ऑल सीजर आर नॉट कन्वर्जन, ये चीज़ आपने याद रखनी है बस, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, किस किस के साथ हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। एक तो हमने इसको एसोसिएट किया सीजर के साथ, और किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, फीवर होता है ना कभी, तो तब भी हाई फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, तो तब भी ये कंडीशन बनती है, कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। हाई फीवर होगा तब भी हो सकता है। और कब हो सकता है, हेड में इंजरी, हेड इंजरी होगी तब भी होगा, या कोई इन्फेक्शन हो सीवियर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन। अब एडिमा को भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एडिमा क्या हो गया, ठीक है। एडिमा सिंपली स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज caused by excessive fluid रिटेंशन, ठीक है। एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है इसमें। कहाँ होता है कॉमनली, तो कॉमनली हमारी लेग्स में होता है ये, ठीक है। कॉमनली अफेक्ट द लेग, ठीक है, फीट और एंकल। तो ये कहानी किसकी थी, एडिमा की। कन्वर्जन भी यही हो गया। तो देखो अब कितनी सारी चीज़ें हो गई, खुद ही देख लो। क्वेश्चन हमारे पास एक प्री एक्लेम्पशिया का था, इसमें हमने कितनी सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में कवर कर दी हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी बता दिया है, इसका आंसर आप सबको आता होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस। अभी पढ़ा हमने, ड्रग ऑफ चॉइस किसका, प्रिवेंट, जो क्या करे, कन्वर्जन को प्रिवेंट करता है। किसमें, प्री एक्लेम्पशिया में, ठीक है। प्री एक्लेम्पशिया में कन्वर्जन को प्रिवेंट करता है। अब मैं आपको एक चीज, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या है,
ये ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है आपको, किसके लिए? कन्वर्जन के लिए, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन किस में हो रहा है? प्री एक्लेम्पशिया में। अब यहां पे अगर आप ध्यान से डेफिनेशन को देखोगे तो ये चीज तो कन्वर्जन या सीजर तो ये तो एक्लेम्पशिया में होता है ना, ये तो एक्लेम्पशिया में होता है। लेकिन क्वेश्चन सेम एज इट इज इस तरह का क्वेश्चन आया है। आपने यहाँ पे इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल यहाँ पे देखना है कि कन्वर्जन में हम क्या ड्रग ऑफ चॉइस देते थे, एक्लेम्पशिया में तो हमको पता है हम क्या देते थे, मैग्नीशियम सल्फेट देते थे, ठीक है। तो इसको अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये तो पढ़ चुके हैं हम। तो मैग्नीशियम सल्फेट हम यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस देंगे, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री-एक्लेम्पशिया इज। सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है प्री-एक्लेम्पशिया में? कॉम्प्लिकेशन प्री-एक्लेम्पशिया डेफिनेशन याद करो फिर से, क्या पढ़ा था प्री-एक्लेम्पशिया में? एक तो हाइपरटेंशन होती है, हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रोटीन आता है आपके यूरिन में। क्लियर? ये दो चीजें हमने समझी थी। तो क्या एनीमिया होता है, खून की कमी होती है? एक्लेम्पशिया होता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, या सेप्सिस होता है। तो मतलब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, एनीमिया पढ़ने को मिलेगा, एक्लेम्पशिया हमने पीछे देख लिया, उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया वैसे तो मैं बता भी चुका हूं, बट फिर भी मैं तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, हाइपोग्लाइसीमिया सिंपल है, शुगर का कम होना हमारी बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का कम होना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। और सेप्सिस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉम्प्लिकेशन सीवियर क्या होगी प्री एक्लेम्पशिया की, नाम से पता चल रहा है हमको, प्री, ठीक है, एक्लेम्पशिया मतलब एक्लेम्पशिया से पहले वाली कंडीशन, मतलब इसके बाद प्री एक्लेम्पशिया के बाद कौन सी सीवियर कंडीशन आएगी, तो एक्लेम्पशिया आएगी। सवाल में ही जवाब है, उतना इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं, तो एक्लेम्पशिया है इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें एनीमिया है, तो थोड़ा सा एनीमिया को मैं बता दूं, क्यों एनीमिया से क्वेश्चन आता है, काफी बार आया है, थोड़ा सा एनीमिया में बता, थोड़ा सभी ऑप्शंस को बता दूंगा। एनीमिया है ना, एनीमिया खून की कमी है ना। एनीमिया को जो WHO कहता है ना, जो WHO की गाइडलाइन है, वो सिंपल कहता है कि HB जो है, HB लेस देन 12 ग्राम, ठीक है, HB लेस देन 12 ग्राम पर DL, ये एनीमिया होता है नॉर्मल। बट प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो लेस देन 11 ग्राम पर DL, ठीक है, प्रेगनेंसी में लेस देन 11 ग्राम पर DL। इसमें 3 टाइप्स आती हैं, मॉडरेट होता है, ठीक है, मॉडरेट में आपका 8 to 9.10 या 8 to 10। उसके बाद सीवियर जो होगा ना, सीवियर एनीमिया, वो लेस देन 7 को माना जाता है कि सीवियर एनीमिया है, सीवियर एनीमिक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, ये इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आता, मेन जो क्वेश्चंस क्या आते हैं इस पे, मोस्ट कॉमन एनीमिया पे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, मोस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडिया। मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर? शॉर्ट में इसको लिखते हैं IDA। मतलब मोस्ट कॉमन कौन सा, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है वो मोस्ट कॉमन है। क्लियर? अब इसका जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है IDA के लिए, आयरन डेफिशिएंसी के लिए, वो कौन सा है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिखेंगे मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होगा, तो सीरम फेरिटिन याद रखेंगे, सीरम फेरिटिन, ठीक है। सीरम फेरिटिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और ये याद रखना फर्स्ट पैरामीटर होता है फॉल, इसका फर्स्ट पैरामीटर होता है ये। क्लियर? अब हम क्या देंगे इसमें, ड्रग ऑफ चॉइस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे, तो याद रखना ओरल फेरस सल्फेट, ठीक है। ओरल फेरस सल्फेट हम पेशेंट को देते हैं, मदर को देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? और इसमें क्या है, उसमें ना एक चीज और है, आपने ना 3 चीजें, मतलब ये सुना होगा, ये नाम जरूर सुना होगा, यहीं पे मेरे को याद आ रहा है तो मैं बता ही देता हूं, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया है ना, माइक्रोसिस्टिक, मैक्रोसिस्टिक सुना होगा आपने, ठीक है, और नॉर्मोसिस्टिक सुना होगा, ये 3 वर्ड सुना होंगे आपने जरूर, माइक्रोसिस्टिक, मैक्रोसिस्टिक और नॉर्मोसिस्टिक।
क्या होता है ये मैक्रोसिस्टिक? मैक्रोसिस्टिक सिंपली है स्मॉल आरबीसी। आरबीसी स्मॉल हो जाती है। ये तीनों किस वजह से हो रहे हैं, या ये दो किस वजह से हो रहे हैं? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। स्मॉल आरबीसी हो जाएगा। कॉज क्या है इसका स्मॉल आरबीसी होने का? तो कॉज इसका क्या है? आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी ही स्मॉल हो जाएगा। अब आरबीसी स्मॉल हो जाएगा तो क्या होगा? सिंपल बात है यार, एचबी कम हो जाएगा, है ना, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा। क्यों हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा? क्योंकि ये एचबी जो है, इसी एचबी में आयरन फेरिटिन है ना। और जो ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन पे जुड़ता है, वो जोड़ता ही कौन है? वो आपका आयरन ही तो जोड़ता है, ठीक है। एचबी लो हो जाएगा, आरबीसी जो है वो स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। आरबीसी स्मॉल हो जाएगी। सीरम फेरिटिन की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होगा? सीरम फेरिटिन भी लो होगा। अब हम बात करेंगे मैक्रो। देखो नाम से पता चल रहा है माइक्रोसिस्टिक, तो स्मॉल आरबीसी। तो मैक्रोसिस्टिक तो क्या होगा? यहाँ पे आरबीसी थोड़ी लार्ज हो जाएगी, लार्ज आरबीसी, ठीक है, लार्ज आरबीसी। इसमें क्या कॉज होंगे? इसके क्या कॉजेज होंगे? तो याद रखना, विटामिन B12 की कमी होती है इसमें। विटामिन B12 की कमी होगी जिसकी वजह से मैक्रोसिस्टिक कंडीशन आती है, या फॉलिक एसिड की कमी होगी जिसकी वजह से मैक्रोसिस्टिक। मतलब अगर आयरन के रिलेटेड बात हो रही है तो माइक्रोसिस्टिक होगा, और अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड के रिलेटेड बात हो रही है तो मैक्रोसिस्टिक होगा। नॉर्मोसिस्टिक अगर हम देखेंगे तो नॉर्मोसिस्टिक नाम से पता चल रहा है हमको, नॉर्मल साइज होगा आरबीसी का, नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का यहाँ पे नॉर्मल साइज रहेगा। इसमें क्या, इसके क्या क्या कॉजेज हैं? तो ये अब देखो, ये तीनों जो है ना, ये तीनों बात चल रही है किसमें? कि आपका जो एनीमिया के 3 एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। माइक्रोसिस्टिक एनीमिया जो होगा आरबीसी के स्मॉल होने की वजह से होगा। मैक्रोसिस्टिक में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। और नॉर्मोसिस्टिक, आरबीसी का साइज तो नॉर्मल था लेकिन अभी भी एनीमिया हो रहा है, तो उसका कॉज क्या है? क्यों हो रहा है एनीमिया? ये सिंपल सी बात है यार, एक्यूट ब्लड लॉस। अचानक से ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है। कैसे हो सकता है? कोई डैमेज होगा, है ना, हेमरेज होगा, या कोई क्रॉनिक डिजीज होगी, क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। और क्या होगा? कोई किडनी की डिजीज होगी, है ना, कोई भी क्रॉनिक डिजीज होगी जिसकी वजह से। तो एनीमिया के मैं 3 एस्पेक्ट आपको बता दिए, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, है ना, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया और नॉर्मोसिस्टिक एनीमिया। माइक्रोसिस्टिक एनीमिया जो किसकी वजह से होता है? जिसमें आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होगा। इसमें लार्ज हो जाएगा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बात है हाइपोग्लाइसीमिया था, यहाँ पे करवा दो, इसको भी करवा देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितनी वैल्यू आती है इसकी, <70 mg/dl। लेकिन अगर सीवियर पूछे तो सीवियर क्या होती है? <54 mg/dl, ठीक है, <54 mg/dl। हाइपोग्लाइसीमिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है आपके पास? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है मोस्ट कॉमन काज पूछता है हमको, ठीक है। तो लिखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज इन डायबिटीज। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डायबिटीज का? इंसुलिन ओवरडोज। इंसुलिन का ओवरडोज हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज होता है डायबिटीज का। इंसुलिन का ओवरडोज हो गया जिसकी वजह से डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉज से। और कहां से क्वेश्चन बनेगा इसमें? तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्वेश्चन बनता है फर्स्ट सिम्टम से। हमको कैसे पता चल रहा है कि पेशेंट की शुगर लो हो रही है, पेशेंट का ग्लूकोज लो हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट सिम्टम से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज, क्या होता है? स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, एकदम से पसीना पसीना हो जाता है पेशेंट, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनता है इसमें? और इसमें क्वेश्चन बनता है, अब पहला तो सिम्टम है स्वेटिंग होना, लेकिन अगर सीवियर हो जाए, है ना, सीवियर मैंने बोला <54 mg/dl, अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है? तो सीजर और कोमा भी हो सकता है। तो लिखो सीवियर
ग्लाइसीमिया, सीवर हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो गया, सीजर हो सकते हैं इसमें, या कोमा भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है और सीजर भी हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करूं तो हाइपोग्लाइसीमिया में ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ट्रीटमेंट दो एस्पेक्ट से देंगे हम। पेशेंट हमारा कॉन्शियस है, ठीक है, अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है तो हम सिंपली उसको ओरली ग्लूकोज देंगे, ठीक है। लेकिन अब अनकॉन्शियस है तो क्या देंगे यार, अनकॉन्शियस है तो सिंपल पेशेंट को हम क्या दे देंगे, आईवी डेक्सट्रोस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइपोग्लाइसीमिया को लेके यहीं पे क्लियर हो गए। क्लियर और है कुछ, हाँ सेप्सिस है ना, सेप्सिस को बता देता हूँ यहीं पे मैं। एनीमिया भी हमने देख लिया, एक्लेम्शिया हमने पढ़ लिया, हाइपोग्लाइसीमिया भी देख लिया। अब सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस छोटा सा लिख लो इसको, सेप्सिस क्या होता है। सेप्सिस सिंपल सी डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं आपको, देखो ये क्या है, बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें ऑर्गन डैमेज या ऑर्गन डिसफंक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन ड्यू टू इन्फेक्शन। मतलब सिंपल सी बात, इन्फेक्शन की वजह से ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है, डिसफंक्शन हो गया ऑर्गन में, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शनिंग ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेप्सिस कहेंगे। क्लियर और है कुछ, हाँ इतना, इसमें इतनी चीजें काफी हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब ना यही इजी क्वेश्चन ऐसे ही गलत होता है हमको। तो सबसे पहले जब हमने प्रेगनेंसी पढ़ा है तो प्रेगनेंसी में हमने देखा है PIH को, है ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो कुछ को हाइपरटेंशन लग रहा होगा, है ना। और कुछ ने पढ़ा होगा गेस्टेशनल डायबिटिक मदर, तो कुछ को डायबिटीज लग रहा होगा। अभी हमने एनीमिया भी देखा था कि प्रेगनेंसी एनीमिया वगैरह होता है, तो कुछ को एनीमिया और हीमोडायनेमिक कंडीशन तो होती है, ठीक है। और कुछ को थायराइड डिसऑर्डर लग रहा होगा। तो क्या है इसका मेन मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। इजी है क्वेश्चन, इजी है, जिसको आंसर आता है वो कमेंट करो। चलो इस एक का मैं आंसर नहीं देता हूं आपको, ठीक है, इस एक का आंसर आप कमेंट में करेंगे। मैं बस इसके कुछ एस्पेक्ट आपको बता दूं। डायबिटीज बता दिया मैंने, डायबिटीज में सिंपल आपने याद रखना, कुछ ऐसे एक्सप्लेन करता हूं बाकी पॉइंट्स को। एनीमिया पढ़ा दिया है। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन बीपी का बढ़ना होता है, ठीक है। थायराइड डिसऑर्डर में थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर है ना, T3 T4 TSH वगैरह ये सारी देख लेना, ये चीजें आप देख लेना, पढ़ लेना। थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है, हाइपरटेंशन, एनीमिया, डायबिटीज। तो चलो इन चार में से आप कमेंट करेंगे। लाइव सेशन है नहीं, अभी कंडक्ट करवा नहीं पा रहा हूं मैं। चलो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ने से पहले, यहीं पे टाइम हमारा खत्म हो जाता है। देखो कुछ ही क्वेश्चन किए हमने, कुछ ही 3-4 क्वेश्चन किए हैं, कॉज अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कुछ ही क्वेश्चन का सेशन लेके आया हूँ। बट धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ ना कि धीरे धीरे हम अब फ्रिक्वेंसी लेक्चर्स की बढ़ाएंगे। हम स्लॉट्स हम निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, ताकि हम फ्रिक्वेंसीज को बढ़ा पाएं, लेक्चर्स आपको ज्यादा डिलीवर कर पाएं। और अब कोशिश है कि टॉपिक वाइज भी आए। पिछले जो सेशन थे वो थोड़े लंबे सेशन थे, 40-50 मिनट्स के सेशन थे। ये वाला सेशन थोड़ा छोटा रहा, है ना, तो ये इसको मैं अंडर 30 मिनट ही कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो अब हमसे जुड़ने के लिए यार आप इंस्टाग्राम पे एक हमको फॉलो कर लो, क्योंकि इस पे हम ना रोज रील्स डाल रहे हैं और कुछ मेडिकल के टिडबिट्स और कुछ नोट्स भी हम डालते हैं, तो काफी बेनिफिट होगा। मेन आपको ज्वाइन होना है व्हाट्सएप चैनल पे। देखो व्हाट्सएप चैनल पे क्या है कि यहाँ पे रोज MCQ सेशंस आते हैं, रोज MCQ डाले जाते हैं। और आने वाले टाइम में जो हम टेस्ट सीरीज भी डिजाइन कर रहे हैं, तो मेन टेस्ट सीरीज का कंटेंट और भी बहुत सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल किसके लिए स्पेसिफिक है, टेलीग्राम चैनल बेसिकली आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे MCQ सेशंस की जो हमारी MCQ सेशन हो रही है, रेगुलर टॉपिक वाइज आते हैं उस पर MCQ, उसकी PDF कुछ बच्चे मांग रहे थे, तो PDF व्हाट्सएप पे देना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया। तो टेलीग्राम पे PDF उसकी रोज हम डाल देते हैं, जैसे लेक्चर आता है उसका लिंक भी आ जाता है और PDF भी आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, क्योंकि एजुकेशन को जितना बांटोगे उतनी ही ज्यादा आपको भी हेल्प होगी और दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।